हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारे प्रीवियस सेशन में हमारा चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर को कंप्लीट किया था। एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने वो चैप्टर एक बार कंप्लीट कर लिया था और हमारे आज के सेशन में एनसीईआरटी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे जो इस चैप्टर में आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनका। तो देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस, यानी जहां कंबशन की प्रोसेस है उस प्रोसेस के लिए जो जो नेसेसरी कंडीशंस है वो आपको बतानी है इस क्वेश्चन में। तो देखो आपका क्या आंसर रहेगा इसमें कि हमने देखा था कि कंबशन की प्रोसेस के लिए जो नेसेसरी कंडीशन थी वो कौन कौन सी थी। हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन नेसेसरी कंडीशन है। सेकेंड, हमने देखा था कंबस्टेबल सब्सटेंस होना आपके पास कंपलसरी। अगर आपके पास नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस है तो क्या आप उसमें कंबशन करवा पाएंगे? नहीं होगा, क्योंकि उसमें कंबशन की प्रोसेस को करने के लिए वो कैपेबल नहीं है। तो हमारे पास एक कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए। सेकंड, एयर यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था इग्निशन टेम्परेचर का, कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है हर एक मटेरियल का जिस पर वो जलना स्टार्ट होता है, जिस पर वो कंबशन की प्रोसेस को स्टार्ट करता है। तो टोटल 3 कंडीशंस थी जो कि वहां प्रेजेंट होना कंपलसरी है जहां कंबशन होना है। तो देखो, कंबशन कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ रिएक्शन ऑफ ए सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस का रिएक्शन होगा किसकी प्रेजेंस में या किसके साथ होगा, विद ऑक्सीजन। There are certain conditions required for combustion to take place. They are, फर्स्ट आता है प्रेजेंस ऑफ फ्यूल, यानी आपके पास फ्यूल कैसा होना चाहिए, आपका जो फ्यूल है वो कंबस्टेबल फ्यूल होना चाहिए, फ्यूल कंबस्टेबल होना चाहिए। एयर और ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए। और थर्ड हमने पढ़ा था इग्निशन टेम्परेचर, यानी मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर, यानी एक मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई भी मटेरियल फायर को कैच कर सकता है, यानी वो जलना स्टार्ट हो सकता है, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए उसका, तो उसे हमने बोला था इग्निशन टेम्परेचर। हमारा नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। देखो क्या है, बर्निंग ऑफ वुड एंड कॉल कॉजेज, यानी जब आप वुड और कॉल को जब आप जलाते हो तो क्या होगा, उससे स्मोक निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। और जब वो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हमारी एयर में प्रेजेंट हो जाएंगे, जिससे कि जब हम रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन गैस को इनहेल करेंगे तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पहुंच जाते हैं और हमें अस्थमा जैसी डिजीज हो जाती है। तो यानी ये जो पॉल्यूशन क्या हुआ, जब वो एयर में मिक्स हुआ तो पॉल्यूशन हुआ। तो जो हमारा वुड और कॉल का जो बर्निंग है, जिनका जो कंबशन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो बर्निंग ऑफ वुड एंड कॉल कॉजेज पॉल्यूशन। हमारा सेकंड देखो फिलिंग द ब्लैंक्स आता है, ए लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स इज, ऐसा कौन सा लिक्विड फ्यूल है जो हम घरों में यूज करते हैं। हमने लिक्विड फ्यूल कौन कौन से पढ़े हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। ये जो लिक्विड फ्यूल है यानी, और एलपीजी जो गैस है वो होती लिक्विड फॉर्म में, बट वो बाहर जब सिलेंडर से आती है तो वो गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो हमने टोटल 3 लिक्विड फ्यूल देखे हैं, पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन। इनमें से कौन सा लिक्विड फ्यूल ऐसा है जिसका घरों में हम यूज करते हैं? तो हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा केरोसिन। सेकेंड, हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग, यानी जब भी कोई फ्यूल है वो बर्न होना स्टार्ट होता है उसके लिए उसे कौन सा टेम्परेचर नीड पड़ता है। फ्यूल मस्ट बी हीटेड ऑन इट्स, यानी फ्यूल का जो हीटिंग है वो कब स्टार्ट, जिस टेम्परेचर पर स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं। हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय। हमने पढ़ा था अगर आग किसके कारण लगी हो, पेट्रोल डीजल यानी किसी भी ऑयल के कारण या फिर इलेक्ट्रिसिटी के कारण लगी हो, तो हम वहां वाटर का यूज नहीं कर सकते हैं। वहां हम किसका यूज करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जो सिलेंडर्स होते हैं वहां हम उनका यूज करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, हमारा आएगा फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस्ड पॉल्यूशन इन आवर सिटीज। यानी सीएनजी का अगर हम ऑटोमोबाइल्स में यूज करें तो हमारे पॉल्यूशन जो हमारी सिटी में जो पॉल्यूशन है उसको कैसे कम कर सकता है। तो देखो द अमाउंट ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय सीएनजी इज मच लेस in comparison to petrol and the amount of harmful gases produced is also less। यानी जब भी हम पेट्रोल डीजल का यूज करते हैं तो उससे हार्मफुल गैसेस निकलती है, स्मोक बाहर आता है और जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स है वो भी आते हैं। लेकिन अगर आप पेट्रोल डीजल की जगह सीएनजी गैस का यूज करोगे तो उससे अनबर्न्ड पार्टिकल और जो पॉइजनस गैसेस है उनका रिलीज जो है वो बहुत कम होगा। Hence, CNG is comparatively a cleaner fuel than petrol। CNG जो है वो पेट्रोल के कंपैरिजन एक क्लीनर फ्यूल है क्योंकि अनबर्न्ड पार्टिकल्स या कोई स्मोक जो उसे रिलीज नहीं हो रहा है, पॉइजनस गैस रिलीज नहीं हो रही है, तो वो एक क्लीनर फ्यूल है। Using CNG in automobiles has therefore helped in reducing pollution in cities। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल। यानी एलपीजी और आपके पास वुड, इन दोनों का अगर आप एज ए फ्यूल यूज कर रहे हैं तो इनकी जो कंपैरिजन है वो आपको बतानी है। तो देखो जो एलपीजी है वो एक क्लीनर फ्यूल है, किसके कंपैरिजन, वुड के कंपैरिजन, क्योंकि एलपीजी जो है उससे अनबर्न पार्टिकल और जो पॉइजनस गैसेस है उनका रिलीज होना बहुत कम है। लेकिन जो वुड है, वुड जब जलेगी तो फिर उससे क्या होगा, कंबशन होने पर क्या होगा कि उसे अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स भी बहुत आएंगे जो कि स्मोक के साथ हमारी एयर में प्रेजेंट हो जाएंगे, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी पॉइजनस गैस भी बहुत ज्यादा रिलीज होगी। तो देखो ए क्लीन फ्यूल लीव्स नो जो एलपीजी है वो कैसा है, क्लीन फ्यूल है, इससे कोई जो सॉलिड रेजिड्यूज है वो लास्ट में नहीं रहता है। लकड़ी में सॉलिड रेजिड्यूज बच जाते हैं लेकिन जो एलपीजी गैस है उसमें कोई भी सॉलिड रेजिड्यू नहीं रहता है। लीव्स नो रेजिड्यू एंड प्रोड्यूस वेरी लेस अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस। बट वुड का क्या रहेगा, release high amount of harmful gases which can cause respiratory disease. Also it is obtained from trees thus leading to deforestation। अगर आप वुड को एज ए फ्यूल यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, वुड लेने के लिए आप ट्रीज को कट करोगे तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हमारी अर्थ पर जो फॉरेस्ट एरिया है वो कंटिन्यू कम हो जाएगा, यानी डिफॉरेस्टेशन की सिचुएशन डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो इसी में, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एलपीजी इज 55,000 किलो जूल पर केजी। हमने कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में स्टडी किया था कि कोई भी आपके पास फ्यूल है वो जितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो उसका क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू है। 1 केजी जो फ्यूल है वो कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो उसका कैलोरीफिक वैल्यू है। एक अच्छा फ्यूल है तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा, यानी कैलोरीफिक वैल्यू यानी जो हमें हीट प्रोड्यूस कर रहा है उसका जो वैल्यू है वो हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए। देखो जो एलपीजी है, उस एलपीजी हमारा जो फ्यूल है उसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना है 55,000, बट जो वुड है उसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है 17,000 to 20,000 किलो जूल पर केजी। यानी जो एलपीजी के कंपैरेटिवली जो वुड का कैलोरीफिक वैल्यू है वो कम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिव रीजंस बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वाटर इज नॉट यूज्ड टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। यानी जब जो आग लगी अगर वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के कारण आग लगी है तो हम वहां वाटर का यूज नहीं कर सकते, इसका आपको रीजन बताना है। तो देखो इसका रीजन क्या बताया था मैंने
कि अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के कारण कहीं भी फायर हुआ है, कहीं भी आग लगी है, तो उस सिचुएशन में अगर हम वाटर वहां डालेंगे तो वाटर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, जिससे कि करंट हमारे तक पहुंच सकता है, इसलिए हम वहां वाटर का यूज नहीं कर सकते। फिर हम वहां यूज किसका करते हैं, CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वहां हम यूज करते हैं। देखो, वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। इफ इट यूज्ड फॉर controlling a fire involving electrical equipment, then the person dosing the fire might get an electric shock, यानी जो पर्सन वहां पर पानी डाल रहा है उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। Also water can damage the electrical equipment। फिर देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, एलपीजी इज ए बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड, यानी जो एलपीजी है वो एक बेटर फ्यूल है किसके कंपैरिजन, वुड के कंपैरिजन। तो अभी हमने यहाँ एलपीजी और वुड में पढ़ा था डिफरेंस कि एलपीजी और वुड के जो फ्यूल है इनकी कंपेयर करनी थी, तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यहाँ देखो, एलपीजी इज ए बेटर डोमेस्टिक फ्यूल बिकॉज बीइंग ए गैसेज फ्यूल, ये गैसेस फ्यूल है, लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर में हाई प्रेशर पर डाली जाती है, और जब नॉब को आप ऑन करते हैं, आप प्रेशर को कम कर रहे हो, तो प्रेशर को कम करने के कारण जो लिक्विड फॉर्म में गैस थी वो गैसेस की फॉर्म में ही बाहर आती है। इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक, स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता, एंड देयर आर नेग्लिजिबल अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, यानी इससे जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स है वो नहीं निकलेंगे, विच कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। अगर इससे अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं तो वो हमारे रेस्पिरेटरी डिजीज का कॉज बन जाते हैं। तो जो एलपीजी गैस है वो बेटर है एक वुड के कंपैरिजन, क्योंकि इससे एक तो स्मोक प्रोड्यूस नहीं होगा, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स रिलीज नहीं होते, पॉइजनस गैस रिलीज नहीं होगी, और सेकंड आप इसमें यहाँ रीजन ये भी डाल सकते हो कि जो इसका कैलोरीफिक वैल्यू था वो हमने यहीं पढ़ा था 55,000, तो इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 55,000 किलो जूल पर केजी, यानी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होने के कारण भी वुड के कंपैरिजन एक अच्छा डोमेस्टिक फ्यूल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली, यानी जो पेपर है बहुत इजीली फायर को कैच कर लेता है, वेयर एज ए पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट। और अगर आप किसी पेपर को एल्यूमिनियम फॉइल पेपर जो उसके चारों तरफ एल्यूमिनियम का जो पाइप है उस पर रैप कर दो तो क्या होगा, A piece of paper wrapped around aluminium pipe does not catch fire easily। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो पेपर है उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, कम है। इग्निशन टेम्परेचर कम होने के कारण से थोड़ा सा भी हीट मिलेगा तो वो जलना स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए वो इजीली जल जाता है। लेकिन अगर आप उसे एल्यूमिनियम पाइप पर रैप कर रहे हैं तो क्या होगा कि उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई हो जाएगा और ज्यादा हीट देने पर ही वो जल पाएगा। तो देखो, दिस इज बिकॉज एल्यूमिनियम बीइंग ए मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, देयरफॉर हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेपर टू द मेटल एंड इवेंचुअली पेपर डज नॉट अटेन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई हो जाएगा। एल्यूमिनियम पाइप पर जब आप रैप कर देंगे एक पेपर को तो इग्निशन टेम्परेचर हाई होगा और वो उतना स्पीडली नहीं जल पाएगा, उसे जितना आप ज्यादा हीट दोगे तभी वो जल पाएगा कंपैरेटिवली नॉर्मल पेपर के। कि जब आप सिंगल पेपर को बर्न कर रहे थे, कंबशन करवा रहे थे, तो आप थोड़ा सा हीट देकर भी उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो उस लेवल तक पहुंच चुका था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, मेक ए लेबल डायग्राम ऑफ ए कैंडल। हमने कैंडल के स्ट्रक्चर में कितने पार्ट देखे थे, टोटल 3 पार्ट देखे थे, इनर जोन, मिडल जोन और आउटर जोन। जो इनर जोन था उसका टेम्परेचर क्या था, बहुत कम था। मिडल जोन का टेम्परेचर मॉडरेटली हॉट, और जो हमारा अपर जो लास्ट वाला जोन था, आउटर जोन जो था, उसका टेम्परेचर हमने देखा था बहुत हाई था। तो जो हाई टेम्परेचर वाला पार्ट, अब देखो इसके जो इनर पार्ट था, देखो इनर मोस्ट जोन कैसा था, लीस्ट हॉट था, मिडल जोन मॉडरेटली हॉट एंड आउटर जोन हॉटेस्ट पार्ट था। अब इनका कलर, जो हॉटेस्ट पार्ट था उसका कलर कैसा था, ब्लू कलर, इसका कलर कैसा था, येलो, एंड इनर मोस्ट जोन का कलर था ब्लैक।
जो ब्लैक कलर था ये कैसा था, ये था अनबर्न पार्ट था, और जो येलो कलर की जो फ्लेम थी, जो येलो कलर की फ्लेम है वो लाइट गिविंग फ्लेम था, तो इसे हमने बोला था ल्यूमिनियस फ्लेम। एंड जो ब्लू कलर का फ्लेम था वो नॉन लाइट गिविंग था, तो इसे हमने बोला था नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम। तो आपको एक डायग्राम बताना है, लेबल डायग्राम एक ऑफ ए कैंडल फ्लेम। द लीस्ट hot part in a flame is in its innermost zone, and the moderate hot part in a flame is in its middle zone. The highest or hottest part in a flame is in its outer zone. जो outer zone है वो सबसे high temperature वाला होगा, यानी hottest part होगा। The next question आता है, the unit of calorific value of a fuel is expressed in kilojoule per kg। क्योंकि जो कैलोरीफिक वैल्यू वो मैंने उसका डेफिनेशन आपको बताया था कि जब भी हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं या कंबशन का प्रोसेस होता है तो उससे कितना एनर्जी जो है वो निकल रहा है, कितना एनर्जी हमें डिराइव हो रहा है, तो वही क्या उसका कैलोरीफिक वैल्यू है। इसको हम किस में डिनोट करते हैं, इसका यूनिट क्या है, किलो जूल पर केजी। एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर्स, यानी CO2 जो है फायर को कंट्रोल करने के लिए हम उसका यूज क्यों करते हैं ये आपको बताना है। तो देखो CO2 जो है एक नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस है, क्योंकि ये क्या है, आग कंबशन की प्रोसेस को रोक देगा, तो नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस है। और फिर सेकंड देखो इसमें क्या रीजन बताना है हमें कि जो CO2 है वो CO2 का यूज हम कहाँ कहाँ कर रहे थे, जब आग किसी ऐसे रीजन से लगी हो जैसे ऑयल्स के कारण या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के कारण लगे, तो वहां हम वाटर का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम वहां किसका यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली हैवी थी। हैवी होने के कारण क्या होगा, वो फ्यूल के चारों तरफ, जैसे हमारा ये फ्यूल है, जब ये फ्यूल जल रहा है तो इसके चारों तरफ ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी, कवरिंग कर लेगी। तो जो इन्वायरमेंट की जो ऑक्सीजन थी वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाती हमारे इस कंबस्टेबल सब्सटेंस तक, तो उसे हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन ने जब उसके कवरिंग कर ली, यानी ऑक्सीजन उस फ्यूल को कंबशन का जो प्रोसेस हो रहा था उसमें उसको रोक देगा, यानी आग को रोक देगा। फिर हमने सेकंड रीजन इसमें ये दिया था कि जो ऑक्सीजन गैस है वो सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में डाली हुई होती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर डालेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है, और जैसे ही आप उस सिलेंडर का नॉब ऑन करोगे वो किस फॉर्म में बाहर आएगी, गैसेस की फॉर्म में बहुत स्पीडली बाहर आएगी, तो उसका टेम्परेचर कम होगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका टेम्परेचर कम होगा, और जो हमारा सब्सटेंस है जो जल रहा था, जो जिसमें कंबशन हो रहा था, उसका इग्निशन टेम्परेचर वो गैस क्या कर देगी, कम कर देगी। तो कम इग्निशन टेम्परेचर पर भी कंबशन का प्रोसेस रुक जाएगा। देखो रीजन क्या है, CO2 इज ए नॉन कंबस्टेबल गैस एंड इट इज आल्सो ए नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन। और कंबशन के लिए सपोर्टर गैस कौन सी है, कंबशन के लिए सपोर्टर गैस है हमारी ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो नॉन सपोर्टर गैस है कंबशन के लिए। इट एक्सटिंग्विश फायर इन टू वेज, सिंस इट इज हैवियर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली हैवी है ऑक्सीजन गैस। इट कवर्स द फायर लाइक ए ब्लैंकेट एंड कट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑक्सीजन एंड फ्यूल। ये ऑक्सीजन एंड फ्यूल का जो है, ऑक्सीजन का जो कॉन्टैक्ट है वो फ्यूल से कम कर देती है। सेकेंड हमारा देखो इसमें रीजन आता है, इन सिलेंडर CO2 इज केप्ट इन द लिक्विड फॉर्म अंडर प्रेशर, यानी हाई प्रेशर पर जो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब सिलेंडर में फिल करते हैं तो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। व्हेन रिलीज्ड इट एक्सपेंड्स इमरसली एंड कूल्स डाउन, तो ये जब रिलीज होगी तो बहुत एक प्रेशर के साथ रिलीज होगी, क्योंकि हाई प्रेशर पर वहां डाली हुई सिलेंडर में, जैसे ही आप प्रेशर कम करोगे तो वो जो गैस है वो बहुत स्पीडली बाहर आएगी और क्या करेगी, उसका वो कंपैरेटिवली कूल है सब्सटेंस के कंपैरेटिवली, तो वो क्या करेगा, उसका टेम्परेचर जो है हमारा जो कंबस्टेबल जो सब्सटेंस है उसके वो टेम्परेचर को, इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देती है। दिस ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल विच हेल्प्स इन द कंट्रोलिंग द फायर, और फायर की कंट्रोलिंग में हमारी हेल्प कर देती है।
तो 2 रीजन थे, एक तो ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली हैवी है, सेकंड था कि एक वो इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इट इज डिफिकल्ट टू बर्न ए हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली, एक्सप्लेन। यानी ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि जो ग्रीन लीव्स है उनमें कंबशन बहुत एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, लेकिन जो हमारे बिल्कुल जो ड्राई लीव्स है उनमें कंबशन बहुत इजीली हो जाता है। इसका क्या रीजन है? तो देखो जो ग्रीन लीव्स है उनके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है, उनके अंदर मॉइस्चर यानी वाटर, उनमें मॉइस्चर प्रेजेंट है हमारी ग्रीन लीव्स में, लेकिन जो ड्राई लीव्स है उनके अंदर मॉइस्चर एब्सेंट है। तो जब मॉइस्चर प्रेजेंट है तो जब भी आप उसमें कंबशन का प्रोसेस देखोगे तो उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जहां पर जलना स्टार्ट होगी लीव्स, उस तक पहुंचने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर कम है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट होने के कारण उसका टेम्परेचर ऑलरेडी कम है, तो हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, यानी उसका इग्निशन टेम्परेचर हमको बढ़ाना पड़ेगा। इग्निशन टेम्परेचर कम है अभी उसका, लेकिन जो ड्राई लीव्स है उनके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उसका जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी थोड़ा ज्यादा है, किसके कंपैरेटिवली? ग्रीन लीव्स के कंपैरेटिवली। तो हम उसे बहुत कम हीट देने पर भी जो ड्राई लीव्स है वो इजीली बर्न होना स्टार्ट हो जाती है, उसमें कंबशन स्टार्ट हो जाता है। तो देखो ग्रीन लीव्स हैव ए लॉट ऑफ मॉइस्चर इन देम, यानी इसके अंदर मॉइस्चर है, thus this moisture does not allow them to catch fire easily, इस मॉइस्चर के कारण वो इजीली फायर को कैच नहीं कर सकती है। however dry leaves have no moisture in them, ड्राई जो लीव्स है उनके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है, therefore they catch fire easily, इसलिए जो ड्राई लीव्स है वो फायर को इजीली कैच कर लेती है। Which zone of a flame does a goldsmith use the for melting gold and silver and why? यानी जो गोल्डस्मिथ है वो गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए जो फ्लेम है उसका कौन सा जोन यूज करता है और क्यों करता है? देखो जो हमने टोटल 3 जोन इसमें स्टडी किए थे कि किसी भी जो हमारे फ्लेम है उसके अंदर हमने 3 जोन स्टडी किए थे। ये जोन था हमारा आउटर जोन, ये था हमारा मिडल जोन एंड लास्ट था हमारा इनर जोन। तो जो आउटर जोन था उसका टेम्परेचर कैसा था? बहुत हाई था। मिडल जोन का टेम्परेचर मॉडरेट था एंड इनर जोन का टेम्परेचर लो टेम्परेचर था। तो जो टेम्परेचर था वो कौन से जोन का यूज करता है, इन तीनों में से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो गोल्डस्मिथ है वो गोल्ड एंड सिल्वर को मेल्ट करने के लिए हमेशा आउटर जोन का यूज करते हैं, क्योंकि जो आउटर जोन था उसका टेम्परेचर हाई है। हाई टेम्परेचर यानी वो कौन सी फ्लेम के साथ जलता है? ब्लू कलर की जो फ्लेम है उसके साथ जलता है। तो हाई टेम्परेचर वाली फ्लेम का ही यूज करते हैं। Goldsmith used the outermost part a zone of the flame to melt gold and silver. This is because the outermost zone of the flame undergoes complete combustion and is the hottest part of flame. यानी जो हमारा आउटर जोन था उसका टेम्परेचर हाई था, ब्लू कलर की फ्लेम के साथ जलता है जो पार्ट, वो उसी का यूज करता है गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए, क्योंकि ये जो पार्ट है इसमें कंप्लीट कंबशन होता है। इस पार्ट में हमने जो इनर पार्ट था उसके अंदर कंबशन क्या था? अनकम्प्लीट कंबशन था, और जो मिडल पार्ट था उसमें कंबशन जो है एक मॉडरेट लेवल तक हो रहा था, और जो हमारा आउटर जोन था वहां पर कंबशन एक फुली कंबशन हो रहा था, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंट थी। तो यहाँ पर आउटर जोन में कंप्लीट कंबशन का प्रोसेस होगा और ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट है, इसलिए गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए फ्लेम का आउटर जोन ही यूज में लिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ ए फ्यूल वाज कंप्लीटली burned, the heat produced was measured to be 1,80,000 kilojoule. Calculate the calorific value of the fuel. यानी आपको कैलोरीफिक वैल्यू को इसमें डिराइव करना है। देखो कैलोरीफिक वैल्यू का जो यूनिट था वो हमने पढ़ा था किलो जूल पर केजी, यानी इसका मीन क्या है? किलो जूल अपॉन केजी। तो जब आपको इसमें किलो जूल का आपके पास वैल्यू है
और केजी का भी आपके पास वैल्यू है। तो अभी आपको इसमें डिफाइन करना है कि अगर आपके पास 1 kg फ्यूल प्रेजेंट है तो उससे कितना एनर्जी डिराइव्ड होगा। तो ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि जब हमारे पास 4.5 kg फ्यूल है तो उससे जो एनर्जी डिराइव्ड हो रहा है वो है 1,80,000। और आपसे पूछा है कि 1 kg से कितना एनर्जी डिराइव होगा, तो 1 kg से कितना होगा 1,80,000 अपॉन 4.5। तो इससे आपके पास 1 kg फ्यूल को जब कंबशन का प्रोसेस होगा, कंप्लीट कंबशन, तो उससे कितना एनर्जी डिराइव होगा वो आपके पास वैल्यू आ जाएगा किलो जूल पर किलोग्राम में। तो देखो, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg फ्यूल। यानी जब आप 1 kg फ्यूल का कंप्लीट कंबशन करवाते हैं तो उससे जो एनर्जी डिराइव्ड होती है वो क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू है। देखो, हीट प्रोड्यूस्ड बाय 4.5 kg ऑफ फ्यूल इज इक्वल टू 1,80,000 किलो जूल, आपको क्वेश्चन में दिया है। फिर आता है देयरफॉर हीट प्रोड्यूस्ड बाय 1 kg ऑफ फ्यूल, यानी अब आपसे पूछा है कि 1 kg फ्यूल से कितना एनर्जी डिराइव्ड होगा। अपॉन 1,80,000 के अपॉन में 4.5 kg इंटू में 1 किलो जूल पर केजी, तो आपका आंसर आएगा 40,000 किलो जूल पर केजी। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया 1 kg फ्यूल से कितना एनर्जी डिराइव्ड होगा। 4.5 kg से आपको दिया है और 1 kg से आपको निकालना है, तो जो जितना एनर्जी आपको किलो जूल में क्वेश्चन में दिया उसके अपॉन में आप क्या करेंगे, जो फ्यूल का जो वेट दिया है उसको रखेंगे। तो हेंस द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज 40,000 किलो जूल पर केजी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन, डिस्कस। यानी क्या आप, अगर रस्टिंग का प्रोसेस है तो क्या हम उसे कंबशन का प्रोसेस बोल सकते हैं। तो देखो, जो रस्टिंग है और कंबशन है दोनों अलग अलग प्रोसेस है। रस्टिंग की प्रोसेस भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी जो रस्टिंग की प्रोसेस है उससे भी हीट रिलीज होगी, और जो हमारा कंबशन का प्रोसेस है उससे भी हीट रिलीज होगी। तो देखो, हीट हमारा रस्टिंग की प्रोसेस से भी होगा और हीट हमारा रिलीज होगा कंबशन की प्रोसेस से भी। लेकिन जो कंबशन की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी, जब कोई फ्यूल या कंबस्टेबल सब्सटेंस जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना स्टार्ट होता है तो वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। जो रस्टिंग और कंबशन दोनों प्रोसेस है उनके अंदर हीट तो प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसीलिए हम जो रस्टिंग का जो प्रोसेस है उसको भी कंबशन बोल सकते हैं, लेकिन बहुत स्लोली कंबशन होगा इसमें। तो देखो, रस्टिंग इज ए काइंड ऑफ स्लो कंबशन प्रोसेस because here iron combines with oxygen generating heat। क्योंकि रस्टिंग की प्रोसेस में क्या होगा, जो भी आपका सब्सटेंस है यानी कोई भी मेटल है आपके पास, रस्टिंग का प्रोसेस हमने आयरन में और कॉपर में देखा था कि जब रस्टिंग का प्रोसेस होगा ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, जो आयरन था उसके ऊपर रेडिश कलर का और कॉपर पर एक ग्रीन कलर का लेयर प्रेजेंट हो जाता है। तो यानी इस प्रोसेस में भी हीट रिलीज होता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बहुत स्लोली एक कंबशन होगा, लेकिन क्योंकि इसमें लाइट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है लेकिन हीट प्रोड्यूस होगा। फिर देखो, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, अदिबा एंड रमेश were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker। यानी आदिबा और रमेश क्या करते हैं, एक बीकर के अंदर पानी को गर्म करते हैं। आदिबा kept the beaker near the wick in the yellow part of candle flame। आदिबा जो है उस जिस बीकर में उन्होंने पानी लिया उस बीकर को वो जो कौन से फ्लेम के कौन से पार्ट पर रख रही है, येलो पार्ट पर। एंड रमेश kept the beaker in the outermost part of the flame। और रमेश उसे outermost part पर रख रहा है। whose water will get heated in a shorter time। अभी आपसे पूछा है कि किसका इनमें से बीकर बहुत शॉर्ट टाइम में गर्म हो जाएगा, यानी पानी जल्दी गर्म किसका होगा।
तो देखो फ्लेम के 3 जोन थे, उनमें आउटर जोन जो था वो हॉटेस्ट पार्ट था, मिडल जोन मॉडरेटली हॉट था, और जो हमारा इनर जोन था वो लीस्ट हॉट पार्ट था। तो जो आउटर जोन है उसका टेम्परेचर हाई, आउटर जोन क्या करेगा, उतना ही जल्दी वाटर को बॉईल कर देगा। तो आउटर जोन में कौन रख रहा था बीकर को, रमेश रख रहा था। तो रमेश ने जो पानी गर्म किया है वो कंपैरेटिवली किसके, आदिबा के बीकर के कंपैरेटिवली जल्दी ही गर्म हो जाएगा, क्योंकि वो हॉटेस्ट पार्ट में रख रहा है। और आदिबा का जो बीकर है वो मॉडरेटली हॉट यानी मिडल पार्ट जो येलो कलर का है वहां रखा हुआ है। तो देखो द वाटर इन द Ramesh beaker will heat up in a shorter time. This is because the outermost zone of a flame is the hottest zone. जो outermost zone है इसका, जो फ्लेम का जो ब्लू कलर का होता है वो उसका टेम्परेचर हाई है, while the yellow zone in which Adiba had kept the beaker is less hot. यानी किसका जल्दी गर्म होगा, रमेश वाला जो बीकर में जो पानी है वो जल्दी गर्म होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो जो ब्लू कलर का फ्लेम है यानी जो आउटर जोन है जिसका टेम्परेचर हाई है उसका बीकर उस पार्ट में रखा हुआ है। तो रमेश वाला वो जो बीकर है उसका पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। तो हमने हमारे आज के सेशन में हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस का जो एक्सरसाइज है उनका सॉल्यूशन किया है, और हम हमारे अपकमिंग सेशन में क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम हमारे अपकमिंग सेशन के साथ मिलते हैं। स्टे हैप्पी, कीप स्टडी। ओके, थैंक यू।